नमस्कार साथियों, सभी साथ उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान राज्य के इतिहास विषय के ऊपर, और राजस्थान राज्य के इतिहास विषय के अंतर्गत मारवाड़ के इतिहास पर राठौड़ राजवंश के ऊपर दोस्तों अपन अपनी चर्चा कर रहे थे। और जो राठौड़ राजवंश है दोस्तों, उस राठौड़ राजवंश के अंतर्गत भी अपने को जिस शासक पर चर्चा करनी है, आज उस शासक का नाम है दोस्तों तखत सिंह राठौड़। अपन ने अपनी पिछली क्लास में दोस्तों चर्चा की थी मान सिंह राठौड़ के बारे में, और मान सिंह राठौड़ के ऐतिहासिक काल में जो जो घटनाएं घटित होती है उन घटनाओं का मित्रों अपन ने विस्तृत अध्ययन किया था। अब मान सिंह की मृत्यु के पश्चात मित्रों जो उनका उत्तराधिकारी बनता है, उस उत्तराधिकारी जो शासक का नाम है, उस शासक का नाम है तखत सिंह राठौड़। और आज अपन जिस शासक के ऊपर चर्चा करते हैं विस्तार से, उस शासक का नाम है तखत सिंह। और तखत सिंह जी का जो शासन काल है दोस्तों 1843 से लगा करके 1873 ईस्वी तक जोधपुर के शासक कौन रहे थे? तखत सिंह रहे थे। देखिएगा दोस्तों, वैसे अगर इतिहास विषय की बात की जाए तो इतिहास विषय से जो प्रश्न बनते हैं वो 1818 ईस्वी तक के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि 1818 ईस्वी के बाद आश्रित पार्थक्य की संधि हो जाती है ईआईसी के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और ईआईसी के साथ संधि होने के पश्चात राजपूताना की जो भी रियासतें हैं उनमें ना तो कोई युद्ध होता है, ना कोई ज्यादा कुछ संधियां वगैरह होती है। केवल और केवल गोरे जो होते हैं वो पूरे सिस्टम को अपना हैंग कर लेते हैं और अपना राज्य जो है गोरों के अधीन हो जाता है। यहां पर अंग्रेज जो है अपने हिसाब से अपनी सत्ता चलाते हैं। इसी कारण जो वास्तविक इतिहास है वो वास्तविक इतिहास 1818 ईस्वी तक ही पढ़ा जाता है। पढ़ने में भी 1818 ईस्वी तक ही पढ़ा जाता है दोस्तों, और प्रश्न भी 1818 ईस्वी तक ही पूछे जाते हैं, लेकिन नाम मात्र की संभावनाएं रहती है 1818 ईस्वी तक के बाद में भी पूछे जाने की। इसलिए 1818 ईस्वी के बाद में जो भी शासक आएंगे दोस्तों, उनके बारे में अपन जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि पूरा विस्तार से उनका क्या है क्या नहीं है उसके ऊपर अपन चर्चा नहीं करते। यहां पर 1818 के बाद में प्रश्न बनने की संभावनाएं थोड़ी कम रहती है। फिर भी जितना विस्तार होता है उतना पूरे विस्तृत रूप से इन शासकों का अध्ययन करते हैं। देखिएगा, तखत सिंह के बारे में सबसे पहले तो दोस्तों ये ध्यान रखना, तखत सिंह किसका उत्तराधिकारी आया है? मान सिंह राठौड़ का। और मान सिंह राठौड़ जो है, इस मान सिंह राठौड़ का पुत्र नहीं है, ध्यान रखना। मान सिंह राठौड़ ने इसको गोद लिया हुआ है। बताओ, मान सिंह राठौड़ ने तखत सिंह को क्या लिया है? गोद। तखत सिंह जब राजा बना था मित्रों, तो उससे पहले ईडर राज्य पड़ता है, ईडर पड़ता है गुजरात में। और ये गुजरात में दोस्तों एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम था अहमदनगर। इस अहमदनगर का मित्रों मालिक था, अहमदनगर का स्वामी था। अहमदनगर जो है, इस अहमदनगर ईडर राज्य के अंतर्गत वहां पर तखत सिंह बैठा था, लेकिन मान सिंह ने इसे गोद लेकर के अपना उत्तराधिकारी बनाया। अब जैसे ही तखत सिंह जोधपुर का राजा बनता है, तखत सिंह के काल में कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं घटित होती है, उन घटनाओं के ऊपर भी दोस्तों अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा, तखत सिंह के काल में मित्रों आपको सबसे पहली बात यह याद रखनी है, तखत सिंह को 17 तोपों की सलामी। बताओ, तखत सिंह को कितने तोपों की सलामी थी? 17 तोपों की सलामी महारानी विक्टोरिया के द्वारा दी गई थी। 17 तोपों की सलामी बताओ कहां पर दी गई थी? आगरा के दरबार में दी गई।
मित्रों, आगरा का दरबार जहां पर महारानी विक्टोरिया के नेतृत्व में होता है, वहां पर तखत सिंह को 17 तोपों की सलामी एवं GCEI जनरल कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया, मित्रों GCEI की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। लेकिन GCEI की उपाधि कई राजाओं को दी गई, इसलिए इस उपाधि का महत्व कम हो जाता है। 17 तोपों की सलामी का दोस्तों विशेष ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा 1870 ईस्वी की बात है मित्रों, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मेयो के द्वारा अजमेर दरबार का आयोजन होता है। और उस अजमेर दरबार में मित्रों ध्यान रखना, लॉर्ड मेयो एवं इस तखत सिंह के बीच में किसी विषय को लेकर के विवाद हो जाता है। और जब किसी विषय को लेकर के लॉर्ड मेयो एवं इसके बीच विवाद होता है, तो मित्रों ये तखत सिंह इस मेयो के दरबार से उठ करके जोधपुर आ जाता है। इस बात से लॉर्ड मेयो नाराज हो जाते हैं और लॉर्ड मेयो इसकी तोपों की सलामी को घटा करके 17 से 15 कर देते हैं। तो अगला बिंदु लिख सकते हैं मित्रों, 1870 ईस्वी अजमेर दरबार के पश्चात, 1870 ईस्वी अजमेर दरबार के पश्चात, अजमेर दरबार के पश्चात, अजमेर दरबार के पश्चात तोपों की संख्या घटाकर, तोपों की सलामी घटाकर, तोपों की सलामी घटाकर 15 कर दी गई, 15 कर दी गई। मित्रों, मारवाड़ के पहले शासक जिनके तोपों को सलामी घटाई गई, पहले 17 की दी गई, बाद में तोपों की सलामी कितनी कर दी गई? 15 कर दी गई। और एक बिंदु और ध्यान रखना, बताओ मेयो कॉलेज कहां पर है? अजमेर में है। और ये जो मेयो कॉलेज है दोस्तों, इस मेयो कॉलेज की स्थापना में, मेयो कॉलेज की स्थापना में 1 लाख रुपए का चंदा, स्थापना में बताओ कितने लाख रुपए का चंदा? 1 लाख रुपए का क्या दिया गया था? 1 लाख रुपए का चंदा दिया गया। मित्रों, 1 लाख रुपए का चंदा दिया जा गया। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि मेयो कॉलेज में जोधपुर के किस शासक ने आर्थिक सहयोग किया? तो अपना तखत सिंह जी थे, इन्होंने मेयो कॉलेज में आर्थिक सहयोग किया। ये 3 बातें और मान सिंह का गोद लिया हुआ पुत्र, 4 बातें अपने को पहले तखत सिंह के बारे में याद रखनी है। दोस्तों, अब तखत सिंह के बारे में और क्या याद रखा जाए? बहुत सारी बातें हैं मित्रों, उनको भी याद रखेंगे। देखना, मारवाड़ में कन्या वध पर रोक लगाने का प्रयास, मारवाड़ में कन्या वध पर रोक लगाया। मित्रों, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, कन्या वध पर रोक लगाया। और मित्रों, कन्या वध पर जो रोक लगाई जाती है 1844 ईस्वी के आसपास लगाई जाती है। नियत तिथि नहीं है, क्योंकि पूरे राज्य में आदेश जारी करने में अलग अलग समय लगा था। मुख्यतः 1844 ईस्वी में इस पर क्या लगाई जाती है? रोक लगाई जाती है। और रोक लगाने के लिए इसने कठोर आज्ञाएं प्रसारित की। प्रत्येक मारवाड़ का, चाहे किला हो, चाहे महल हो, चाहे मालिया हो, चाहे दुर्ग हो, उस महल, मालिये, किले, दुर्ग के आगे दोस्तों बड़े बड़े पत्थर लगवा दिए। बोला किसी भी क्षेत्र में अगर कन्या का वध हो गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस कन्या वध को प्रतिबंधित करने वाले मारवाड़ के शासक कौन से सिंह थे? तखत सिंह। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यह कन्यावध क्या होता है? मित्रों, बच्चों, बालिका के जन्म लेते ही उसे अफीम की गुंटी देकर अथवा गला घोंट करके हत्या कर देना कन्यावध कहलाता है। कन्यावध क्यों किया जाता? कन्याओं ने, उस बालिका ने, बेचारी ने अभी जन्म लिया है, रे कौन सा जुल्म कर दिया जो आप उसको जन्म लेते ही गला घोंट करके मार रहे हैं? मित्रों, उस समय इंसानों की मजबूरियां थी, कुछ प्रथाएं ऐसी थी जिनके कारण मानव जो है वो कन्याओं से नफरत करता था। और उनमें सबसे प्रमुख इस कन्यावध प्रथा के लिए, जिम्मेदार प्रथा कौन सी है?
कन्या वध प्रथा के लिए मित्रों जो जिम्मेदार प्रथा मानी जाती है वो जिम्मेदार प्रथा मानी जाती है त्याग प्रथा। सेकेंड ग्रेड के पेपर में पूछा जा चुका है कि कन्या वध प्रथा के लिए मुख्यतः जिम्मेदार प्रथा, वैसे दहेज प्रथा वगैरह सारी प्रथा है, लेकिन मुख्य जिम्मेदार जो है त्याग प्रथा है। मित्रों क्या होती है त्याग प्रथा? मारवाड़ क्षेत्र में मित्रों जैसे ही किसी कन्या का विवाह होता, कन्या का विवाह होने पर उस कन्या की विदाई के समय मित्रों कुछ विशिष्ट जातियां, राव, बड़वा, जागा इत्यादि कुछ विशिष्ट जातियां थी जो मित्रों इस कन्या की विदाई के समय इस कन्या का बार रोक करके खड़े हो जाते। जैसे ही कन्या अपनी जो शादी की रस्में पूरी होने के बाद में विदाई ले रही होती तो इन विशिष्ट कुछ जातियां थी जिनके लोग मित्रों कन्या के मुख्य द्वार पर, कन्या की विदाई वाले द्वार पे खड़े हो जाते। अगर कन्या को विदा होना है तो कन्या के पिता को इन जातियों के जिन लोगों ने द्वार रोक करके खड़ा है उनको मुंह मांगी राशि देनी पड़ती थी। और मित्रों ये जातियां राशि ही इतनी मांगती थी कि कन्या का पिता उस राशि को देने में असमर्थ होता था। इस कारण इस राशि को तो कहा जाता है, जो राशि मांगी जाती या जो दी जाती उसको त्याग राशि, और इस प्रथा को जो कहा जाता है त्याग प्रथा कहा जाता है। इस कारण कन्या का जो पिता है वो इस त्याग राशि से इन कुछ चुनिंदा जातियों की मुंह मांगी रकम से अपने परेशान होकर के मित्रों कन्या को जन्म लेते ही गला घोंट करके हत्या कर दी जाती, क्योंकि कन्या बड़ी होगी, विवाह करना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा तो दहेज वगैरह वो तो एक अलग और भी बात अलग है, दहेज तो और भी कैसे करके अरेंज कर लेता, लेकिन ये त्याग राशि की राशि इतनी ज्यादा होती कि किसान का पिता अब राशि नहीं दे तो मित्रों आपको पता है समाज में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बाकी कोई राशि दे रहा है कोई नहीं दे रहा है। तो राशि समाज में अपना वर्चस्व बचाए रखने के लिए वो त्याग राशि देनी पड़ती थी, और अगर त्याग राशि नहीं दे तो समाज में उसका वर्चस्व खत्म। इसलिए क्यों ना इस त्याग राशि से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया जाए, इसके लिए मात्र और मात्र एक ही रास्ता था, कन्या वध, क्योंकि कन्या होगी ही नहीं तो विवाह करना ही नहीं पड़ेगा, बारात आएगी नहीं, डोली उठेगी ही नहीं तो राशि भी नहीं देनी पड़ेगी दोस्तों। तो कन्या वध प्रथा पर रोक लगाने वाला, सख्त कठोर कानून बनाने वाला जो दोस्तों शासक था उसका नाम था तखत सिंह। वैसे कन्या जो वध प्रथा है इस पर राजपूत वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा ने रोक लगाई थी, लेकिन वो किसके सहयोग से लगाई थी? अपने जोधपुर के शासक तखत सिंह के सहयोग से। ठीक है गुरुजी, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं, आप आधी रात को उठा करके पूछ लेना दोस्तों, आधी रात को पूछने की जरूरत नहीं है, पेपर में बैठो तब ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। अगला मित्रों 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक है, प्रत्येक रियासत का शासक आपको याद होना चाहिए। 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक। मित्रों आप बताइएगा 1857 की क्रांति के समय जोधपुर शासक था वो तो ठीक बात है, लेकिन तखत सिंह जो है, इस तखत सिंह ने इस क्रांति में गौरों का साथ दिया था या स्थानीय सेना का साथ दिया था? मित्रों दोस्तों मारवाड़ के शासक तखत सिंह ने भी गौरों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। और आपको पता है इस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने का मुख्य कारण भी क्या था कि स्थानीय देशी रियासतों के राजाओं ने क्रांतिकारियों का पक्ष नहीं लिया। अगर ये राजा क्रांतिकारियों का पक्ष उस समय ले लेते दोस्तों तो 1947 ईस्वी तक आजादी का इंतजार नहीं करना पड़ता, लेकिन स्थानीय शासक कई जगह उदासीन रहे, मूक दर्शक बने रहे, लेकिन अधिकांश जगह इन देशी रियासतों के राजाओं ने क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं करके मित्रों अंग्रेजों का सहयोग किया। यह भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता में एक नई कड़ी थी मित्रों।
याद कीजिए 1857 की क्रांति और जोधपुर में जो क्रांति हुई थी। जोधपुर में क्रांति कौन सी सैनिक छावनी से भड़की थी? एरिनपुरा सैनिक छावनी से। एरिनपुरा में मित्रों जो सैन्य टुकड़ी रहती थी, उस सैन्य टुकड़ी का नाम था जोधपुर लीजियन। दोस्तों, जोधपुर लीजियन के सैनिक दो भागों में बंटे हुए थे। एक तो अपने आसोप जोधपुर का ठाकुर जिसका नाम था शिव सिंह, और दूसरा कुशाल सिंह। मित्रों, आधे सैनिक तो थे शिव सिंह के साथ, आधे थे कुशाल सिंह के साथ। इधर से आसोप के ठाकुर ने मित्रों चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए 1857 की क्रांति का बिगुल बजा दिया था। और दूसरी तरफ पे औवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में यहां पर जोधपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की ज्वाला भड़की थी। लेकिन दोस्तों, दो प्रमुख युद्ध हुए थे। एक युद्ध आपने सुना होगा चेलावास का युद्ध, और एक बैराट का अपने एक जो है बिथोड़ा का युद्ध। पहला युद्ध 8 सितंबर 1858 ईस्वी को बिथोड़ा स्थान पाली में होता है। और इस युद्ध में मित्रों कुशाल सिंह चंपावत जब क्रांति कर रहा था, तो कुशाल सिंह चंपावत की सेना को दबाने के लिए, इस क्रांति की ज्वाला को दबाने के लिए मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन ने दोस्तों इस तखत सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी। तखत सिंह का उस समय एक प्रमुख सेनापति था ओनाड सिंह पंवार। वो ओनाड सिंह पंवार और तखत सिंह की सेना का मुकाबला बिथोड़ा नामक स्थान पर कुशाल सिंह चंपावत की सेना से हुआ। लेकिन इस कुशाल सिंह चंपावत ने इस तखत सिंह की ईंट से ईंट बजा डाली, बुरी तरीके से पराजित किया और इसके सेनापति ओनाड सिंह पंवार को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, यानी बिथोड़ा का युद्ध भी कौन सा सिंह जीतता है? कुशाल सिंह। बिथोड़ा का युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बड़े कारण थे। वो सारे कारण जब अपन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में चर्चा करेंगे तो दोस्तों निश्चित रूप से आपके अंदर इस पूरे युद्ध के बारे में विस्तार से बातें करेंगे। लेकिन अभी ये याद रखें कि तखत सिंह ने गौरों का साथ दिया। पूछ ले कैसे दिया, आप ऐसे कैसे झूठ बोल रहे हो, तो आप प्रमाण के लिए बताएंगे। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1858 ईस्वी को बिथोड़ा नामक स्थान पाली में पड़ता है। वहां पर हुआ था। तखत सिंह का सेनापति ओनाड सिंह पंवार आया था और ओनाड सिंह पंवार मारा गया था। और ये अभी अभी मित्रों कई परीक्षाओं में ये सेनापति मारा जा चुका है। पूछा गया प्रश्न है बिथोड़ा युद्ध में कौन सा सेनापति मारा गया? ओनाड सिंह पंवार। मित्रों, तखत सिंह ने ध्यान रखिएगा बिथोड़ा का युद्ध तो लड़ा, जो लड़ा हारा भी। लेकिन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पूरे राजस्थान में जो पहली ज्वाला भड़की थी वो मित्रों 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद छावनी अजमेर में भड़की थी। मित्रों, नसीराबाद छावनी अजमेर में 4 प्रमुख सैन्य टुकड़ियां रहती थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेरवाड़ा लांसर्स और बंबई लांसर्स। ये 4 सैन्य टुकड़ियां उस समय नसीराबाद व अजमेर के आसपास रहती थी। दोस्तों, उनमें से 15वीं बीएनआई यानी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने 28 मई को नसीराबाद छावनी अजमेर में क्रांति का बिगुल बजा दिया था। लेकिन मित्रों, यहां पर मेरवाड़ा लांसर्स जो था, उस मेरवाड़ा लांसर्स ने मित्रों अंग्रेजों का सहयोग किया था। 15वीं और 30वीं से अपने बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने जब नसीराबाद छावनी में क्रांति की शुरुआत की थी, उस क्रांति के अंदर मित्रों इन नसीराबाद के सैनिकों ने कई अंग्रेज परिवारों को मित्रों मौत के घाट उतारा था। और अंग्रेज परिवारों को मौत के घाट उतारते हुए नसीराबाद के सैनिक नसीराबाद से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। दिल्ली की तरफ कूच क्यों करते हैं? क्योंकि दिल्ली में उस समय क्रांति का नेतृत्व हो रहा था और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान की क्रांति कहां से संचालित हो रही थी? दिल्ली से। और जैसे ही अंग्रेज परिवारों के साथ मारपीट करते हुए नसीराबाद के सैनिक दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो दोस्तों
दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो पीछे जो अंग्रेज परिवार बचे हुए थे नसीराबाद छावनी में, वो बड़े भयभीत थे। हालांकि सैनिक दिल्ली चले गए हैं, लेकिन अंग्रेज परिवार उस गोलीकांड से, नसीराबाद छावनी में जो गोलीकांड हुआ था, उस गोलीकांड से मित्रों अंग्रेज परिवार बड़े भयभीत थे, बड़े डरे हुए थे और अपने आप को अति डरावना महसूस कर रहे थे। उस समय इन अंग्रेज परिवारों को जोधपुर आने का न्योता तखत सिंह ने दिया था। दोस्तों ध्यान रखना। और जोधपुर दोस्तों नसीराबाद छावनी के 70 परिवार, 70 परिवार जो है वो इस नसीराबाद छावनी से विस्थापित होकर के जोधपुर आ गए थे। और अंग्रेज परिवार जो है जोधपुर में किस शासक की शरण में आए थे? तखत सिंह की शरण में आए थे। और आते समय एक अंग्रेज अधिकारी था, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था कर्नल पेनी। इस कर्नल पेनी को हृदयघात होता है और उसका निधन हो जाता है। यह हृदयघात मित्रों जेल वार्डन के पेपर में हो चुका है। अर्थ क्या है? पूछा जा चुका है कि नसीराबाद छावनी से जोधपुर जाते समय रास्ते में किस अंग्रेज अधिकारी का आकस्मिक निधन हुआ? तो अंग्रेज अधिकारी कर्नल पेनी इन अंग्रेज परिवारों के साथ नसीराबाद छावनी से जोधपुर विस्थापित हो रहे थे। और जोधपुर विस्थापित होते समय रास्ते में मित्रों मेड़ता के पास में हृदयघात हो जाने से, हार्ट अटैक हो जाने से, हृदयघात होने जाने से इनका आकस्मिक निधन हुआ। इतनी जो राम कथा मैं आपको इतनी देर से सुना रहा हूं दोस्तों, आप जो प्रवचन सुन रहे हैं, उन प्रवचनों से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को मैं एक ही रिव्यू में आपके सामने झटके से रखता हूं। आपको याद रखना है, तखत सिंह 1857 की क्रांति के समय गोरों का सहयोग करता है। नंबर 2 याद रखना, तखत सिंह बिथोड़ा का युद्ध लड़ता है। नंबर 3 बिथोड़ा का युद्ध कब होता? 8 सितंबर 1858 को। कहां होता? पाली में। कौन सा सेनापति मारा जाता? ओनाड सिंह पंवार मारा जाता। नसीराबाद सैनिक छावनी से विस्थापित परिवारों को शरण किसने दी थी? तखत सिंह ने। और जोधपुर आते समय किस अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? कर्नल पेनी की। दोस्तों हृदयघात से क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। यहां तक का घटनाक्रम अपने को पता होना चाहिए। अब मित्रों देखिएगा, 1857 की क्रांति का शासक हो गया, या लिखना चाहे तो 2-3 बिंदु लिख सकते हैं मित्रों। तखत सिंह के काल में बिथोड़ा का युद्ध हुआ। तखत सिंह के काल में बताओ कौन सा युद्ध हुआ था? बिथोड़ा का युद्ध। ये बिथोड़ा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ये मेक मोशन जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, उसने सेना भेजी थी औवा पाली के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के विरुद्ध। उस बिथोड़ा का युद्ध। अगला बिंदु, बिथोड़ा युद्ध में तखत सिंह का सेनापति ओनाड सिंह पंवार मारा गया। बिथोड़ा युद्ध में तखत सिंह का सेनापति ओनाड सिंह पंवार मारा गया। नेक्स्ट दोस्तों, अगला बिंदु, नसीराबाद छावनी से विस्थापित अंग्रेज परिवारों को नसीराबाद छावनी से विस्थापित अंग्रेज परिवारों को तखत सिंह ने शरण दी। मित्रों ये बिंदु क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? आपने एक प्रश्न तो कई बार देखा होगा कि नीमच छावनी से जो अंग्रेज परिवार बिछड़े थे, उनको मेजर सावर्स लेकर के डुंगला गांव में पहुंचा था, रुगाराम नामक किसान के घर पर। बाद में उस डुंगला गांव से मित्रों मेवाड़ का शासक महाराणा स्वरूप सिंह उनको लेकर के पिछोला झील में जगत मंदिर में शरण देता है।
यानी नीमच के सैनिकों को शरण देता मेवाड़ का महाराणा, और मेवाड़ का महाराणा कौन था? स्वरूप सिंह था। जबकि नसीराबाद छावनी के सैनिकों को शरण कौन देता है? तखत सिंह। भविष्य के लिए अति उपयोगी प्रश्न हो सकता है, गांठ बांध लेना। गला फाड़ फाड़ के कह रहा हूं, और जहां पर मैं गला फाड़ फाड़ के बोलूं समझ लेना बात में वजन ज्यादा है। बात में वजन क्या है? ज्यादा। मित्रों, अगला बिंदु, जोधपुर जाते समय अंग्रेज अधिकारी कर्नल पेनी, बताओ अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या है? अंग्रेज अधिकारी कर्नल पेनी का हृदयघात से निधन। कर्नल पेनी का हृदयघात से, बताओ क्या हो जाता है? हृदयघात से निधन हो जाता है। हृदयघात से दोस्तों निधन हो गया। किसका हो गया? कर्नल पेनी का हो गया। कहां जा रहा था? जोधपुर। ये कुछ बातें अपने को तखत सिंह के बारे में याद रखनी है। गुरुजी यहां तक तो सारी बातें खोपड़े में बैठ गई है, आगे भी कुछ याद रखना पड़ेगा क्या? अरे क्यों नहीं रखना पड़ेगा? वैसे प्रश्न 1818 तक ही बनते हैं, लेकिन जब तखत सिंह में आ ही गए हैं तो दो बातें और याद रख लेना। मित्रों, एक बिंदु याद क्या रखना है? कायलाना झील के पास में महल बने हुए हैं, इन महलों को कहते हैं कायलाना महल। और कायलाना महलों का निर्माण बताओ किसने करवाया था? कायलाना महलों का निर्माण मित्रों इसी तखत सिंह के द्वारा करवाया जाता है। मित्रों, कायलाना के बाहर तलहटी के महल बने हुए हैं। तलहटी के महल एक तो जोधपुर के अंदर भी बने हुए हैं, तो दूसरे तलहटी के महल मित्रों कायलाना के पीछे स्थित पहाड़ियों में बने हैं, जो शिकार गृह के रूप में काम में लिए जाते। उन तलहटी महलों का निर्माण बताओ किसने करवाया था? तखत सिंह ने करवाया था। नंबर दूसरा बिंदु, पहाड़ी तलहटी, शहर के तलहटी नहीं, पहाड़ी तलहटी महलों का निर्माण। पहाड़ी तलहटी महलों का बताओ क्या करवाया गया? महलों का निर्माण करवाया गया दोस्तों। इसके अलावा गुरुजी और क्या याद रखें दोस्तों? चामुंडा माता मंदिर का जीर्णोद्वार। चामुंडा माता मंदिर का बताओ क्या करवाया गया? जीर्णोद्वार। और जीर्णोद्वार का अर्थ क्या होता है? दोबारा से इस मंदिर का निर्माण कार्य, दोबारा से रंग रोगन का कार्य, मरम्मत का कार्य करवाना जीर्णोद्वार कहलाता है। मित्रों, इस चामुंडा माता मंदिर का जो निर्माण है मेहरानगढ़ की स्थापना के समय राव जोधा ने करवाया था। और राव जोधा, चामुंडा माता के बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि राव जोधा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। ये देवी चामुंडा माता राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी अथवा इष्ट देवी है। और इस मंदिर में प्रति वर्ष जो है नवरात्रा की अवसर पर मेला लगता है। दोस्तों, मैंने आपको मेहरानगढ़ दुखंती का भी बताइए, मैं पिछले बिंदु 7 के साथ रिवीजन क्यों करता रहता हूं? 5-10 मिनट का समय अधिक लग जाए, लेकिन कोई भी फैक्ट आता है तो मैं उसको फिर से विस्तार से बार बार क्यों बताता हूं? क्योंकि अरे कुछ तो खोपड़े में बैठे, कुछ तो दिमाग में सेव हो जाए। इसलिए चामुंडा माता का मंदिर जब अपन ने पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था एक घटना घटित हुई थी। 30 सितंबर 2008 मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में मित्रों देवी का मेला लगा हुआ था। मेला आश्विन मास के नवरात्रा चल रहे थे। देवी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई थी। और उसी समय किसी असामाजिक तत्व ने ऐसी अफवाह फैलाई कि मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की दीवारें ढह रही है। मित्रों, जैसे ही इस मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की दीवारें ढहने की अफवाह फैलती है, वहां पर हजारों की तादाद में देवी के दर्शन करने के लिए जो भक्तगण, जो श्रद्धालुगण खड़े हैं, उनमें मित्रों भगदड़ मच जाती है। लोग अपने आप के प्राणों की रक्षा करने के लिए इस मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर से बाहर भागने का प्रयत्न करते हैं। और मित्रों, बाहर भागते हुए महिलाओं को, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को कुचलते हुए भगदड़
असंतुलित हो जाती है और इस भगदड़ में मित्रों 216 लोगों की मृत्यु होती है। उन 216 लोगों की यह मृत्यु कब हुई थी? 30 सितंबर 2008 आश्विन मास का नवरात्रा। इस घटना को कहा जाता है मेहरानगढ़ दुखंतिका। और मेहरानगढ़ दुखंतिका के लिए दोस्तों जस्टिस जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2019 में राज्य सरकार गहलोत सरकार को सौंपी, लेकिन सरकार ने अभी तक इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। इसी चामुंडा माता मंदिर पर 1857 की क्रांति के समय आकाशीय बिजली गिर जाती है। राजस्थान में 2 स्मारक ऐसे हैं जिन पर एक ही दिन एक ही साथ आकाशीय बिजली गिरती है। एक तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ जिसके ऊपर आकाशीय बिजली गिरती है, जिसका जीर्णोद्वार वहां के तत्कालीन शासक महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया, और दूसरा मेहरानगढ़ दुर्ग के चामुंडा माता मंदिर के ऊपर आकाशीय बिजली गिरती है। इस आकाशीय बिजली गिरने के कारण देवी का मंदिर क्षतिग्रस्त होता है और इसी मंदिर का जो जीर्णोद्वार होता है वो बताओ किसके द्वारा करवाया जाता है? तखत सिंह के द्वारा करवाया जाता। नंबर 4 पर मित्रों ध्यान रखिएगा, तखत सागर तालाब का निर्माण। तखत सागर तालाब का बताओ क्या करवाया था? तखत सागर तालाब का निर्माण बताइए किसके द्वारा करवाया गया? तखत सिंह के द्वारा करवाया गया मित्रों। और ध्यान रखिएगा 1873 ईस्वी में तखत सिंह जी की क्या हो जाती है? 1873 ईस्वी में तखत सिंह की मृत्यु। 1873 ईस्वी में दोस्तों तखत सिंह की बताओ क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये थे अपने मारवाड़ के कौन से शासक? तखत सिंह दोस्तों। तो यह है दोस्तों अपना जोधपुर का शासक, बताओ कौन सा सिंह है? तखत सिंह। और दोस्तों तखत सिंह की मृत्यु के पश्चात जो इनके उत्तराधिकारी बनते हैं उनका नाम है जसवंत सिंह द्वितीय। मित्रों इनके तखत सिंह जी के जो अगले उत्तराधिकारी बनते हैं उन उत्तराधिकारी का नाम बताओ कौन सा है? जसवंत सिंह द्वितीय। दोस्तों जसवंत सिंह द्वितीय का शासनकाल क्या रहेगा? जसवंत सिंह द्वितीय का जो शासनकाल है मित्रों 1873 ईस्वी से लगा करके 1895 ईस्वी तक। जोधपुर का शासक जसवंत सिंह द्वितीय बनेगा 1873 ईस्वी से लगा करके 1895 ईस्वी तक। मित्रों जसवंत सिंह के काल में क्या क्या घटनाएं घटित होती है उन सभी घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मित्रों जसवंत सिंह जी के बारे में पहला बिंदु याद रखना, जसवंत सागर तालाब का निर्माण करवाया। बताओ कौन से तालाब का निर्माण करवाया? जसवंत सागर तालाब का निर्माण। और मित्रों देखिएगा एक गरीब परीक्षा बीएसटीसी में प्रश्न क्या पूछा गया, कितना हास्यपद प्रश्न पूछा गया कि जोधपुर का सबसे हरा भरा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता? ऑप्शन ए कायलाना, बी बाल समंद से जसवंत सागर, और उसका सही उत्तर जसवंत सागर माना जाता है। तो हालांकि इस प्रकार के बेतु का प्रश्न बड़ी परीक्षाओं में नहीं बनते, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा लिख सकते हैं जोधपुर का सबसे हरा भरा क्षेत्र। जोधपुर का सबसे हरा भरा क्षेत्र, सबसे हरा भरा क्षेत्र बताओ कौन सा क्षेत्र कहलाता है? जसवंत सागर तालाब कहलाता है। मित्रों देखिएगा अगला बिंदु इनके बारे में ध्यान रखना, बिगोड़ी नामक कर लगाया।
मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि बिगोड़ी कर किस शासक ने लगाया, तो बिगोड़ी कर दोस्तों जसवंत सिंह ने लगाया। और बिगोड़ी कर होता क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बिगोड़ी कर का अर्थ क्या है? बिगोड़ी कर का अर्थ है एक बीघे पर, जितने बीघे पर किसान खेती करेगा उस बीघा के हिसाब से हर बीघे पर कर वसूला जाएगा। यानी जमीन का माप राजस्थान में किस में होता है? राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में बीघा में होता है। मित्रों बीकानेर गंगानगर का जो बेल्ट है, जहां पर नहरी क्षेत्र है, वहां पर जमीन का माप मुरबा में होता है, कई जगह हेक्टर में होता है। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में जो जमीन का माप होता है वो बीघा में। कहते हैं तेरे पास 50 बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन है, वो तो जमींदार है, 250 बीघा जमीन है। मित्रों बीघा के ऊपर, बीघा कृषि के ऊपर लगाया गया कर बिगोड़ी कर, और इसी बिगोड़ी कर की जो राशि प्राप्त हुई थी, उसी बिगोड़ी कर की राशि से इन्होंने बाल संबंध नहर का निर्माण करवाया। तो बिगोड़ी कर यहां पर लिख सकते हैं, इस कर से प्राप्त राशि से, इस कर से प्राप्त राशि से, इस कर से प्राप्त राशि से, इस कर से प्राप्त राशि से बाल संबंध नहर का निर्माण करवाया। बाल संबंध नहर का बताओ क्या करवाया? बाल संबंध नहर का निर्माण करवाया। दोस्तों ये हो गया अपना, बताओ प्रमुख रूप से बताओ कौन सा? करे बिगोड़ी। और मित्रों ध्यान रखना, 1887 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के 50 वर्ष के शासनकाल पूर्ण होने की खुशी में जुबली गोल्डन समारोह आयोजित किया गया, यानी जुबली उत्सव जोधपुर में मनाया गया। यहां पर लिख सकते हैं महारानी विक्टोरिया के 50 वर्ष के शासनकाल की, विक्टोरिया के 50 वर्ष के शासन पूर्ण होने की अवधि में, 50 वर्ष का शासनकाल पूर्ण होने की अवधि में, पूर्ण होने की अवधि में, पूर्ण होने की अवधि में जुबली गोल्डन समारोह, बताओ कौन सा समारोह? जुबली गोल्डन समारोह आयोजित, जुबली गोल्डन समारोह आयोजित, जुबली गोल्डन समारोह आयोजित। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कुछ बातें अपने को जसवंत सिंह द्वितीय के बारे में याद रखनी है। गुरुजी और भी कुछ याद रखना है क्या? पहले तो जसवंत सागर तालाब, हरा भरा क्षेत्र। दूसरा बिगोड़ी कर लगाया, बिगोड़ी कर से प्राप्त राशि से बाल संबंध नहर का बताओ क्या करवाया था? निर्माण करवाया। और महारानी विक्टोरिया के 50 साल का शासन पूर्ण होने की खुशी में जुबली समारोह का बताओ क्या किया गया? आयोजन किया गया। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। और भी कई फैक्ट दोस्तों इनके बारे में अपने को याद रखने हैं। जैसे दोस्तों 1889 एवं 1891 में, 1889 व 1891 ईस्वी में, 1889 एवं 1891 ईस्वी में 600 घुड़सवारों की एक सेना बनाई, यानी 600 घुड़सवारों की एक बटालियन बनाई, टुकड़ी बनाई, जिसको कहते हैं सरदार रिसाला। मित्रों 1889 व 1891 ईस्वी में 600 घुड़सवारों की, कितने घुड़सवारों की? 600 घुड़सवारों की, 600 घुड़सवारों की एक सैन्य टुकड़ी बनाई। बताओ एक क्या बनाई? एक सैन्य टुकड़ी बनाई, एक सैन्य टुकड़ी बनाई जिससे सरदार रिसाला कहा गया। जिससे बताओ क्या कहा गया? जिससे सरदार रिसाला कहा गया। मित्रों सरदार रिसाला का अर्थ क्या हुआ? सरदार रिसाला का अर्थ है 600 घुड़सवारों को मिलाने, एक सैन्य टुकड़ी है अलग से, उसको कहा जाता है सरदारे रिसाला। ये अपने को मित्रों किसके बारे में याद रखना है? जसवंत सिंह के बारे में।
और क्या याद रखना है मित्रों, ध्यान रखना, मालवा से जोधपुर तक की रेल लाइन के लिए जमीन किसने दी थी? यानी आप सीधा लिख सकते हैं जोधपुर से मालवा तक रेलवे लाइन बिछाने में योगदान। जोधपुर से मालवा तक, जोधपुर से मालवा तक, जोधपुर से मालवा तक रेलवे लाइन बिछाने में योगदान। बताओ, रेलवे लाइन बिछाने में क्या दिया गया? रेलवे लाइन बिछाने में योगदान मित्रों, रेलवे लाइन बिछाने में योगदान। यह भी ध्यान रखना मित्रों कि रेलवे लाइन बिछाने में योगदान किसने? जसवंत सिंह द्वितीय ने जमीन दी थी। यानी रेलवे की लाइन के लिए जोधपुर राज्य की तरफ से जमीन देने वाला शासक कौन था? जसवंत सिंह। और एक बिंदु और याद रखें, जसवंत सिंह द्वितीय के, ये जसवंत सिंह कौन सा द्वितीय है मित्रों? जसवंत सिंह द्वितीय का प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह था। प्रधानमंत्री मित्रों सर प्रताप सिंह था। यानी प्रधानमंत्री का अर्थ क्या होता है मित्रों? उस समय अपने आश्रित पारतक्य की जो संधि हुई थी, उस आश्रित पारतक्य की संधि के बाद आपको पता है कि राज्यों का जो सिस्टम था वो अंग्रेजों ने, ईआईसी ने हैंगओवर कर रखा था। और जब ईआईसी ने हैंगओवर कर रखा है दोस्तों, तो ईआईसी के अधिकारी भी यहां पर नियुक्त होंगे। और अंग्रेजों ने एक राजा के बाद में एक पद बना दिया प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री बताओ कौन था? सर प्रताप सिंह था दोस्तों। यह बात भी अपने को क्या रखनी है? ध्यान रखनी है दोस्तों। देखिएगा मित्रों, अब कुछ अलग एक दो फैक्ट इनके बारे में और याद रखिएगा। और याद क्या रखना मित्रों? जोधपुर राज्य का जो प्रशासन है, उस जोधपुर राज्य का कार्यभार बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से चले, इसके लिए क्या किया गया मित्रों? एक अलग विभाग बनाया गया, उसमें कर्मचारी लगाए गए, महकमा खास। मित्रों ध्यान रखना, 1873 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में महकमा खास का गठन। मित्रों महकमा खास का क्या किया गया? गठन किया गया। और महकमा खास जो है, ये महकमा खास करेगा क्या? ये जोधपुर का प्रशासन देखने का काम करेगा। मित्रों महकमा खास जहां पर भी जोधपुर में कोई उचित अव्यवस्था लगेगी, उस अव्यवस्था को ठीक करेगा। महकमा खास ही जोधपुर का शासन जो है संचालित करेगा। यहां पर लिख सकते हैं, जोधपुर में सुयोग्य अपने जोधपुर में सुशासन स्थापित करने हेतु गठित संस्थान। सुशासन स्थापित करना इस महकमा खास का प्रमुख कार्य था, जिसका गठन 1873 में। यानी कोई बात राजा के संदर्भ में नहीं आए तो राजा ने एक अलग विभाग बना दिया, जहां पर कर्मचारियों को बिठा दिया, जो जोधपुर में कहीं पर भी अव्यवस्था होने पर उस अव्यवस्था को सुधारेंगे। और मित्रों ध्यान रखिएगा, जसवंत सिंह द्वितीय का दरबारी विद्वान, जसवंत सिंह द्वितीय का दरबारी विद्वान जो था, उसका भी दोस्तों याद रखिएगा, जसवंत सिंह द्वितीय का जो दरबारी विद्वान है, इस दरबारी विद्वान का नाम था मित्रों जो मुरारीदान बारट। बताओ, यशवंत मुरारीदान बारट, यशवंत मुरारीदान बारट, यशवंत मुरारीदान बारट, यशवंत मुरारीदान बारट। मित्रों ये यशवंत मुरारीदान बारट जो है, इसने एक ग्रंथ लिखा था यशवंत यशोभूषण। बताओ, इसका एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? यशवंत यशोभूषण।
मित्रों यशवंत यशोभूषण ग्रंथ की बताओ रचना किसने की थी? यशवंत यशोभूषण ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की जाती है? यह की जाती है यशवंत मुरारीदान बारट। और इस यशवंत मुरारीदान बारट को मित्रों इस जसवंत सिंह द्वितीय के द्वारा एक उपाधि दी जाती है, कवि राजा की उपाधि। और ये कवि राजा की उपाधि इसको किसके द्वारा दी जाती है मित्रों? जसवंत सिंह द्वितीय के द्वारा कवि राजा की उपाधि बताओ किसको दी जाती है? अपने दरबारी कवि यशवंत मुरारीदान बारट को दी जाती है। और इसी यशवंत मुरारीदान बारट ने बताओ कौन सा ग्रंथ लिखा था? ग्रंथ यशवंत यशोभूषण लिखा था। दोस्तों ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। तो ये कुछ विशिष्ट बातें हैं जिनके बारे में दोस्तों अपने को पता होना चाहिए। कौन कौन सी बातें जसवंत सिंह द्वितीय के काल में अपने को याद रखनी है? जसवंत सिंह द्वितीय के काल में दोस्तों एक बिंदु तो अपने को ध्यान रखना है कि जसवंत सिंह द्वितीय ने जसवंत सागर का निर्माण करवाया, जो जोधपुर का सबसे हरा भरा क्षेत्र है। नंबर 2 पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, जसवंत सिंह द्वितीय के बारे में क्या याद रखोगे कि 600 घुड़सवारों की एक सैन्य टुकड़ी बनाई जिसे सरदार रिसाला कहते हैं। तीसरा, जसवंत सिंह द्वितीय के बारे में क्या याद रखना है कि जसवंत सिंह द्वितीय जो है इसने जोधपुर के उचित प्रबंधन के लिए महकमा खास का गठन किया। अपने जुबली उत्सव, महारानी विक्टोरिया के 50 साल पूर्ण होने पर कौन से उत्सव का आयोजन किया था? जुबली उत्सव। बिगोड़ी कर लगाकर के बाल समन झील का बताओ क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और मित्रों एक बच जाती है 1879 नमक की संधि। 1879 ईस्वी और 1879 ईस्वी में मित्रों बताओ कौन सी संधि? 1879 ईस्वी में नमक संधि। बताओ नमक संधि किसके द्वारा होती है? नमक संधि अंग्रेजों के साथ 1879 में। मित्रों पहली बार नमक संधि 1873 ईस्वी में तखत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी, लेकिन उस संधि को निरस्त कर दिया गया। सबसे पहली बात तो यह समझो कि नमक संधि है क्या। मित्रों मारवाड़ क्षेत्र में आपको पता है जो खारे पानी की झीलें हैं वो सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में हैं। क्यों है देखना, ये रही अपनी अरावली पर्वतमाला। अरावली ध्यान से समझना, नमक संधि अरावली पर्वतमाला का उद्गम होता मूंगा की चट्टान अरब सागर गुजरात से, जो रायसीना पर्वत दिल्ली तक विस्तृत है। मित्रों यहां पर अरब सागर गुजरात से जो भी बताओ किरणें उठेगी, जो भी खारे पानी की बूंदें उठेगी, ये जो सिद्धांत देता है एक इतिहासकार भूगोल व्याख्याता का नाम है हॉलैंड वे क्राइस्ट। हॉलैंड वे क्राइस्ट क्या कहते हैं कि इस अरब सागर से उठने वाली जलीय जो हवाएं हैं वो जलीय हवाएं अरावली के समांतर होने के कारण ये अरावली से टकरा करके, मित्रों ये अरावली से टकरा करके अपने लवणीय कण जो है वो लवणीय कण इस पश्चिमी राजस्थान में बरसाती है। और पश्चिमी राजस्थान में ही ध्यान रखना सबसे ज्यादा पूरे राजस्थान की 99% खारे पानी की झीलें पश्चिमी राजस्थान में है। चाहे सांबर की बात कर ले, डीडवाना की बात कर ले, पचबदरा की बात कर ले, लुणकरणसर की बात कर ले, नावा की कर ले, कुचामन की कर ले, सारी की सारी खारे पानी की जो झीलें हैं पश्चिमी राजस्थान में। हॉलैंड वे क्राइस्ट के सिद्धांत के अनुसार अरब सागर से उठने वाली लवणीय पौने अरावली से टकरा करके अपने लवणीय कण जो है पश्चिमी राजस्थान में गिरा देती है। इस कारण मित्रों उस समय खारे पानी की झीलें मारवाड़ राज्य जोधपुर के अंतर्गत आती थी और नमक उत्पादन के लिए मित्रों इन दोनों के बीच में संधि होती है। और उस संधि के तहत सभी नमक की जो खारे पानी की झीलें हैं वहां पर नमक उत्पादन करने का कार्य अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नमक संधि जो है वो किस किस के बीच में हुई? तो जसवंत सिंह और अपने अंग्रेजों के बीच। यहां पर लिख सकते हैं जसवंत सिंह वे अंग्रेजों के बीच, जसवंत सिंह वे अंग्रेजों के बीच, जसवंत सिंह वे अंग्रेजों के बीच इस संधि के तहत, इस संधि के तहत खारे पानी की झीलों पर, खारे पानी की झीलों पर, खारे पानी की झीलों पर अंग्रेजों का अधिकार,
अंग्रेजों का अधिकार। नीचे नोट लगाकर प्रथम नमक संधि 1873 ईस्वी में तख्त सिंह व अंग्रेजों के बीच असफल हुई। तख्त सिंह व अंग्रेजों के बीच हुई, जो असफल रही। जो बताओ क्या रही थी? असफल रही। यानी जो सफल नमक संधि होती है वो 1879 में होती है। और 1879 में बताओ किस किस के बीच होती है? 1879 में मित्रों ध्यान रखना, ये जो संधि होती है अंग्रेजों और जसवंत सिंह की। और पहली संधि बताओ किस किस के बीच हुई थी? अजीत सिंह एवं तख्त सिंह एवं अपने किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में दोस्तों। तो दोस्तों अब और जसवंत सिंह जी के बारे में अपने को क्या याद रखना है? जसवंत सिंह के काल में दोस्तों याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या होता है? जोधपुर आगमन होता है। और इन्हीं के काल में, जसवंत सिंह द्वितीय के काल में ही स्वामी दयानंद सरस्वती की जोधपुर में हत्या कर दी जाती है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जोधपुर में क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। तो मित्रों एक बिंदु और याद रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह के बुलावे पर जोधपुर आए। मित्रों देखिएगा, जोधपुर का जसवंत सिंह द्वितीय के समकालीन जो प्रधानमंत्री था उनका नाम था सर प्रताप सिंह। और जब सर प्रताप सिंह ने अपने महान आर्य समाज के संस्थापक महान विद्वान स्वामी दयानंद सरस्वती को जोधपुर बुलाया जाता है, तो 1883 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी जोधपुर आते हैं। मित्रों अब यहां पर दो मत है। दो मत क्या है? कुछ इतिहासकार कहते हैं, ध्यान से समझिएगा पूरा घटनाक्रम क्या है। कुछ इतिहासकारों की ऐसी मान्यता है कि जसवंत सिंह द्वितीय की एक प्रेमिका थी और जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेमिका का नाम था नन्नी भगतन अथवा नन्नी जान। जसवंत सिंह द्वितीय और इस जसवंत सिंह द्वितीय जी की जो प्रेमिका है, जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेमिका का नाम था नन्नी भगतन, या इससे नन्नी जान भी कहते। बताओ, इसको नन्नी जान भी कहते। रामपुरा की एक भगतन थी जो नृत्यांगना थी। मित्रों नाच गान करने वाली महिला थी, लेकिन इतनी रूपवती थी कि ये जसवंत सिंह द्वितीय के हृदय में समा गई। जसवंत सिंह द्वितीय इसे अपार मोहब्बत करने लगा, अपार प्यार करने लगा दोस्तों, और इसको अपनी पासवान बना लेता है, अपनी प्रेमिका बना करके अपने दरबार में रख लेता है। जो मंजूर है किस्मत को, अलग अलग लोगों की अलग अलग किस्मत है, किसी को प्यार नसीब हुआ तो किसी को नहीं हुआ। जसवंत सिंह की प्रेमिका जो है उसका नाम है नन्नी भगतन। अब देखना मित्रों, 1883 ईस्वी में स्वामी जी का जोधपुर क्या होता है? आगमन होता है। स्वामी जी का अर्थ क्या है? दयानंद सरस्वती। मित्रों ऐसा कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के स्वागत के लिए जसवंत सिंह द्वितीय एवं उसकी प्रेमिका नन्नी भगतन जो है जाती है, क्योंकि जहां जहां जसवंत सिंह जाएंगे वहां वहां उनकी प्रेमिका नन्नी भगतन जाएंगे। जसवंत सिंह स्वामी जी के स्वागत के लिए जाते हैं। जब स्वामी जी जोधपुर आते हैं तो जसवंत सिंह के साथ में उनकी जो प्रेमिका है नन्नी भगतन, वो नन्नी भगतन भी जाती है। और नन्नी भगतन मित्रों एक स्टाइलिश लड़की थी, आधुनिक लड़की थी,
छोटे कपड़े पहनने की शौकीन थी। मित्रों, ये नन्ही भक्तन स्वामी दयानंद सरस्वती के सामने प्रकट होती है। जसवंत सिंह का हाथ पकड़े हुए प्रकट होती है, दोनों हाथ एक दूसरे का पकड़े हुए स्वामी जी के सामने प्रकट होते हैं। स्वामी जी इस कृत्य को देख करके दोस्तों बड़े नाराज होते हैं और इस नन्ही जान को 8-10 खरी खरी सुना देते हैं, 5-7 जसवंत सिंह को भी सुना देते हैं। बोला, ये वो भारतीय संस्कृति का तुम्हें कुछ अता पता ही नहीं है, पाश्चात्य संस्कृति में विलीन हो गए, वो ही हो गए, भारतीय महिलाओं को यह शोभा नहीं देती। 10-15 ज्ञान की बातें दयानंद जी किसको सुना देते हैं? नन्ही जान को सुना देते और जसवंत सिंह द्वितीय को सुना देते। जिस नन्ही जान के ऊपर जोधपुर में कोई आंख उठाकर देखने की हिमाकत ना करे, आज उसी नन्ही जान को लज्जित किया जा रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उसकी वेशभूषा के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसे संदेह के घेरे में डाला जा रहा है। मित्रों, ये नन्ही जान जो है बड़ी गुस्से में आती है और स्वामी दयानंद सरस्वती से हर हाल में बदला लेने की ठान लेती है। मित्रों, नन्ही जान जो है वो यहां पर वापस अपने दरबार में आती है। मित्रों, इस दरबार में जसवंत सिंह द्वितीय का एक रसोइया था, उस रसोइये का नाम था जगन्नाथ रसोइया। मित्रों, उस रसोइया का नाम क्या था? जगन्नाथ रसोइया। ये जगन्नाथ वैसे गौड़ जाति का था, इसे गौड़ मिश्रा भी कहते हैं, एक ही बात है। जगन्नाथ रसोइया जो है, मित्रों ध्यान रखना, जगन्नाथ रसोइया इस जसवंत सिंह द्वितीय के दरबार में रसोई का कार्य संभालता था। नन्ही भगतन का दोस्त था जगन्नाथ, दोनों जेएनयू में साथ पढ़े हुए थे। मित्रों, ये नन्ही जान जो है, नन्ही जान इस जगन्नाथ रसोइया को आकर के कहती है, जगन्नाथ आज तेरी नन्ही की बेइज्जती हो गई, बेइज्जती का बदला पंडित जी से लेना है। मित्रों, ऐसा कहते हैं कि जगन्नाथ रसोइया जो जसवंत सिंह दरबार में, जसवंत सिंह द्वितीय के दरबार में रसोई का कार्य करता था, उस रसोई के कार्य करने वाले ने जसवंत सिंह द्वितीय के दरबार में कोई भी खाने पीने का ऑर्डर होगा तो ये जगन्नाथ तैयार करेगा। स्वामी जी शाम के समय दूध पीते हैं और ये दूध में मित्रों जहर मिला देता है, कांच के टुकड़े मिला देता है, और वो जहरीला दूध पी लेने के कारण दोस्तों ये जो है जसवंत स्वामी जी जहरीला दूध पी लेते हैं, और जहरीला दूध पीने के कारण 1883 ईस्वी में अजमेर जा रहे थे, रास्ते में इनका स्वास्थ्य खराब होता और इनका क्या हो जाता? निधन हो जाता है। अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के लिए जिम्मेदार कौन मानी जाती है? नन्ही भक्तन। जेर किसने दिया? जगन्नाथ ने। जगन्नाथ कौन है? जसवंत सिंह द्वितीय के दरबार में रसोई का काम करता है। अब स्वामी जी सुबह अजमेर जाना था जल्दी, तो वो दूध पी करके रवाना होते हैं, तो दूध में कांच पीस करके मिला दिया और रास्ते में स्वामी जी की तबीयत खराब हुई। 1883 ईस्वी में अजमेर के निकटे स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताओ क्या तोड़ दिया? अपना दम तोड़ दिया। यानी नन्ही जान जिसने स्वामी जी के प्राण छीन लिए, ये नन्ही जान किसकी प्रेमिका है? जसवंत सिंह द्वितीय की दोस्तों प्रेमिका है। और यही काल, यही घटना जसवंत सिंह द्वितीय के काल की घटना है। तो थोड़ा सा एक बिंदु और लिख लेना मित्रों। क्या लिखना है कि एक तो लिखना है सर प्रताप सिंह के बुलाने पर स्वामी जी आए थे जोधपुर, और लिखना है जोधपुर में जोधपुर शासक जसवंत सिंह द्वितीय, जोधपुर शासक जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेमिका। बताओ प्रेमिका का नाम क्या है? नन्ही भगतन है। नन्ही भगतन अथवा नन्ही जान ने जगन्नाथ रसोइया कई जगह मित्रों आपको नाम में लिखा हुआ मिल सकता, गौड़ मिश्र, एक ही बात है। जगन्नाथ रसोइया अथवा गौड़ मिश्र के सहयोग से दयानंद सरस्वती को जहर दिया। दयानंद सरस्वती को बताओ क्या दिया? दयानंद सरस्वती को जहर दिया। नेक्स्ट, सरस्वती जी का निधन 1883 ईस्वी अजमेर। और अगला बिंदु 1895 ईस्वी में
1895 ईस्वी में जसवंत सिंह द्वितीय का निधन। जसवंत सिंह द्वितीय का बताओ क्या होता है? निधन होता है मित्रों। तो ये थे अपने जसवंत सिंह द्वितीय। दोस्तों ध्यान रखना है, जसवंत सिंह द्वितीय का 1895 ईस्वी में निधन हो जाता। जसवंत सिंह के काल की एक एक घटना के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया कि नमक की संधि होती, सरदार रिसाला का गठन होता, जुबली उत्सव मनाया जाता, मेकमा खास स्थापित होता, बाल संबंध नहर का निर्माण होता, बिगोड़ी कर लगता। ये सारे के सारे घटनाक्रम अपने को स्वामी जसवंत सिंह द्वितीय के काल में याद रखने हैं। और 1895 ईस्वी में जसवंत सिंह जी का देहांत होता। इन्हीं के काल में नन्ही भगतन व जगन्नाथ रसोईया ने स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या दे दिया था? जहर दे दिया था। अगर स्वामी जी का अंतिम उपदेश स्थल पूछा जाए तो वो भी जोधपुर होगा। ये है मित्रों अपने दो शासक तखत सिंह और जसवंत सिंह। आशा करता हूं सब विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अब नए शासकों के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, राम राम।